A very warm welcome to this session, and in this video we are going to complete our second part of cost and revenue analysis chapter. So let's begin. Firstly we will start with concept of revenue. तो समझते हैं कि revenue का मतलब क्या होता है. Revenue means receipt by a firm. Receipt यानी मिलना, जो भी फर्म को पैसा मिलता है from the sale of its product. अपना प्रोडक्ट सेल करके आपको जितना पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू. मैं या फिर कह सकता हूँ कि जो सेल्स का अमाउंट होता है वही क्या होता है, रेवेन्यू. और हम क्या सेल करते हैं, आउटपुट इन अ गिवन पीरियड. ठीक है, इट इज द सेल रिसिप्ट्स ऑफ अ फर्म, कि फर्म ने जब सेल करा तो उसे सेल करने पे कितने पैसे मिले. मान लीजिए मेरे पास में एक कैलकुलेटर है. इस कैलकुलेटर का प्राइस 150 रुपीज है. अगर मैं इसके 10 प्रोडक्ट सेल करता हूं तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 10, टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा मेरा, 1500. ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू निकालना कैसे, सिंपल है, बहुत सिंपल है. यहाँ पे कि आपको प्राइस दिया होगा एक कमोडिटी का, और जितनी आपने यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं आप उससे उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा टोटल रेवेन्यू. ठीक है, देखिए जरा, रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे तीन तरह का है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्विवेलेंट ही होता है, इसको भी हम आगे समझेंगे. टोटल रेवेन्यू पहले देखते हैं. टोटल रेवेन्यू मैंने अभी आपको क्या बताया, जैसे मुझे कैलकुलेटर का निकालना है. ठीक है, तो जितने आउटपुट मैं प्रोड्यूस करूंगा कैलकुलेटर के, अगर मान लीजिए मैंने 50 कैलकुलेटर प्रोड्यूस करे और एक कैलकुलेटर जो है वो 150 का है, तो टोटल मल्टीप्लाई करूंगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, 7500. सो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव बाय अ फर्म फ्रॉम सेलिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ इट्स प्रोडक्ट आउटपुट. इट इज द टोटल अर्निंग ऑफ अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स टोटल प्रोडक्ट. सिंपल डिफिनीशन ही है, लेकिन टोटल रेवेन्यू हम निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइस का मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ आउटपुट से, तो हमें क्या मिल जाता है, टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एवरेज. एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू प्राइस ही होता है. ठीक है, एवरेज मतलब होता है लगभग लगभग सारे कितने ही बेचे, तो सब 150 के तो बेचे. इसमें हमने ना ही प्राइस किसी का रिड्यूस करा ना ही ज्यादा करा, तो आप एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, घूम फिर करके प्राइस ही आ जाएगा. देखते हैं कैसे होता है. क्या किसी भी चीज का एवरेज निकालना होता है, जब हम एवरेज कॉस्ट निकालते थे तो हम करते थे टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी. तो जब हमको एवरेज रेवेन्यू निकालना तो हम क्या निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी. और टोटल रेवेन्यू अभी ऊपर पड़ा, क्या होता है टोटल रेवेन्यू, पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू. तो ये हो जाएगा पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू अपॉन क्यू, और क्यू से क्यू हो जाएगा कैंसिल. तो अल्टीमेटली बचा क्या आपके पास में, पी तो बचा. यानी मैं इसको लिख सकता हूं, या तो आप टी आर अपॉन क्यू बोलो इसको, या फिर आप इसको क्या बोलो, सिर्फ सिंपली प्राइस. तो इसका प्राइस कितना था, 150. इसका एवरेज रेवेन्यू भी क्या निकल के आएगा, आप कितने भी कैलकुलेटर भेज दो, 150. मार्जिनल पे आते हैं. मार्जिनल कब निकलता है, किसी भी चीज का मार्जिनल तब निकलता है जब आप क्या करेंगे, आप टोटल वाले से टोटल का डिफरेंस निकालेंगे. सिंपल से आपको याद रखना है कि एमआर की वैल्यू क्या होती है, एमआर होगा हम जिसका निकाल रहे हैं टी आर ऑफ nth लेवल माइनस टी आर ऑफ उससे जस्ट एक प्रीसीडिंग वाला n माइनस 1th लेवल. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. अब इसके बाद में हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि टी आर, ए आर और एम आर का कैसा कर्व और कैसा शेड्यूल फॉर्म होता है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, और दूसरा होता है अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. दो तरह के यहाँ पे कॉम्पिटिशन हम पढ़ेंगे. मैंने आपसे लास्ट क्लास में बोला था कि इस चैप्टर को, इस पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा. ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट के मैंने आपको पूरे डिटेल नोट्स दे रखे हैं. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक वेजिटेबल मार्केट का एग्जांपल दिया था. मैंने वहां बताया था कि इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर. जो भी प्रिवेलिंग प्राइस होगा इंडस्ट्री का वो फर्म ले लेती है. ठीक है, वो सेलर ले लेता है. यहाँ पे क्या होगा, तो चलिए देखते हैं. प्राइस कैसा है, ओवरऑल प्राइस कांस्टेंट ही रहेगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सेलर है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस को. देखिएगा, आउटपुट की बात करते हैं. जब एक आउटपुट बनना है 15 रुपीज का, तो टोटल रेवेन्यू कितना है, 15. आपने फिर क्या करा, दो बेचे हैं 15 रुपीज के, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 30. सिमिलरली इसका क्या आएगा, 45, देन 60 एंड देन 75. इसमें कोई दिक्कत है नहीं. अभी मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था. क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, कि टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए आप प्राइस का क्वांटिटी या फिर आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 15 इंटू 1 तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आया. सिमिलरली 15 इंटू 4 तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आया, एंड सो ऑन. ठीक है, एवरेज कैसे निकलता है मैंने अभी बताया, एवरेज ही प्राइस होता है. और ना विश्वास हो तो आप टोटल रेवेन्यू से आउटपुट की क्वांटिटी को डिवाइड करके देख लीजिए. 15 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा, 15. 45 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा, 15. तो यहाँ पे क्या होगा, ये 15 पूरा कैसा हो जाएगा, एज इट इज यहाँ पे सेम आ जाएगा. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर दे रहा हूँ.
MR क्या होता है? हर टोटल रेवेन्यू के लेवल के बीच का डिफरेंस। तो जरा आप बताइए 15 से 30 में कितने का चेंज आया? 15 का। 30 से 45 में कितने का चेंज आया? 15 का। इसके आने फिर आगे कितना चेंज आया? 15 का। यानी परफेक्ट कंपटीशन में AR भी सेम है और MR भी सेम है। क्या मैं इससे ये कह सकता हूं, है ना? क्या मैं कह सकता हूं कि इससे कि AR और MR और P प्राइस तीनों ही क्या है? कांस्टेंट है, सेम है। किस में होता है ये सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में होता है सिर्फ ऐसा। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने को आऊं तो मैं इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करूंगा? देखिए जरा। AR और MR कैसे हैं? कांस्टेंट है। तो जब भी कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है? जब भी कोई चीज कांस्टेंट होती है, मतलब वो चेंज नहीं होती है, आउटपुट पर डिपेंड नहीं होती, तो उसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, एकदम स्ट्रेट होता है। ठीक है, कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा। कैसा बन जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये लाइन शायद आपको विजिबल ना हो, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहा। ठीक है, इतना काफी है। तो ये कैसा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मुझे आप जरा टोटल रेवेन्यू बताइए। टोटल रेवेन्यू में 15 से 30, 30 से 45, फिर 60, क्या कांस्टेंट नंबर से जंप हो रहा है, यानी सेम रेट से इंक्रीज कर रहा है? तो ये कैसा बनेगा? ये बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग और ये बनेगा 45 डिग्री का। ठीक है, जो हमारा टोटल रेवेन्यू होगा वो कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्रीज का। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इन दोनों से देखिए आपने क्या कंक्लूजन निकाला? इफ AR इज कांस्टेंट, हम कह रहे हैं कि अगर AR कांस्टेंट होता है, अगर एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू के वो बराबर होता है। देखिए, अगर AR कांस्टेंट होता है तो वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। और अगर मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है, अगर मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब टोटल रेवेन्यू में हर बार सेम ही वैल्यू का इंक्रीमेंट आ रहा है। तो टोटल रेवेन्यू में सेम रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, वो भी कांस्टेंट इंक्रीजिंग रेट से। सो कांस्टेंट MR का मतलब क्या होता है? यानी अगर मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यूज हम कह रहे हैं अगर इसकी वैल्यू सेम है तो वो MR की इक्वल हो जाएगी, और सारे MR सेम आ रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू सेम प्रपोर्शन से बढ़ रहा होगा। ठीक है, इफ कांस्टेंट MR इज देयर इट मींस कांस्टेंट एडिशन, thus TR इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट। इसीलिए इसका कैसा एंगल यहाँ पे बनता है? 45 डिग्रीज का। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में इलास्टिसिटी कैसी होती है? इनफिनाइट। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में इलास्टिसिटी कैसी होती है? इनफिनाइट, यानी परफेक्टली इलास्टिक। सो यहाँ पे हमारा परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब बस लास्ट टॉपिक बचता है, वो क्या है? अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है, तो चलिए जरा देखते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा? प्राइस चेंज होने लगेगा। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? सभी लोग सेम आइटम सेल कर रहे थे, ठीक है, और हमने इंडस्ट्री से प्राइस लिया था, तो जो प्राइस वहां प्रिवेल कर रहा था हमने वही लिया, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। इम्परफेक्ट में मेनली मोटे मोटे कौन कौन लोग आते हैं? दो आते हैं, मोनोपोली आता है या मोनोपोलिस्टिक आता है। ठीक है, मोनोपोली आता है, मोनोपोलिस्टिक आता है। आपको नोट्स को गो थ्रू करना पड़ेगा अगर आपको मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक के बारे में नहीं पता है। मैंने आपको इंडियन रेलवेज और जैसे कि आपको कुछ जो प्रोमिनेंट ब्रांड्स होते हैं, जैसे कुछ सोप के हो गए, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक के हो गए, कोका कोला और पेप्सी ऐसे, तो मैंने इनका एग्जांपल लेके आपको क्लास के टाइम पे बहुत ही डिटेल में समझाया था। आप एक बार नोट्स को गो थ्रू करिए, अगर आपने अभी तक गो थ्रू नहीं करा है तो आप तभी इसको अच्छे से समझ पाएंगे। सो अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कैसा होता है? तो यहाँ पे देखिए आउटपुट दे रखा है और हमको प्राइस दे रखा है। तो मैंने अभी बताया टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है। आप आउटपुट का मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस में, आप आउटपुट का मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस में, तो आपको क्या मिलेगा? टोटल रेवेन्यू। तो चलिए जरा करते हैं। 1 multiplied by 20 will give you 20. 18 multiplied by 2 will give you 36. 16 3s are 48. 14 4s are 56. 12 5s are 60. 10 6 are 60. 7 8 are 56. 8 6 are 48. एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं आप? क्या आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं? टोटल रेवेन्यू पहले 20 से 36, फिर 48, फिर 56, फिर 60 बढ़ रहा था, फिर 60 से 60 में कुछ नहीं बढ़ा, कांस्टेंट हो गया और फिर फॉल करने लगा। रेवेन्यू पहले बढ़ रहा था और फिर एक पॉइंट के बाद में फॉल करने पर लगा। ठीक है, अच्छा एवरेज निकाल लेते हैं जरा, लगे हाथ। एवरेज कैसे निकलता है? सर एवरेज निकलता है टोटल रेवेन्यू से क्वांटिटी क्यू को डिवाइड करके। ठीक है, मैंने आपको यहाँ दो फॉर्मूले बताए थे, टोटल रेवेन्यू से क्वांटिटी को डिवाइड करके। ये प्राइस के इक्विवेलेंट होता है, ये प्राइस के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन कहाँ पे होगा ये कहाँ पे प्राइस के इक्विवेलेंट होगा? ये प्राइस के इक्विवेलेंट तब होगा जब हम पढ़ रहे होंगे परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब इम्परफेक्ट में एक बार देख लेते हैं। इम्परफेक्ट में आप देखेंगे तो
ये वाला 20 टोटल रेवेन्यू का डिवाइड बाय 1 आउटपुट विच विल गिव यू 20, फिर 36 डिवाइड बाय 2 विच विल गिव यू 18। यहाँ पे भी सारे प्राइसेस क्या हो जाएंगे, सेम ही आएंगे। एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे भी क्या आएगा, एकदम सेम ही निकल के आएगा। तो मैं इसको एज इट इज यहीं पे लिख दे रहा। आप एक बार चेक कर सकते हैं चाहें तो। कैसे चेक करेंगे आप, टोटल रेवेन्यू की सारी वैल्यू को लीजिएगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट से उसको डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, वही सेम एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा। मार्जिनल की बात करते हैं, हाउ डू वी फाइंड मार्जिनल। मार्जिनल निकालने के लिए हम हर टीआर के लेवल से उसको उसके जस्ट जो प्रीसीडिंग लेवल होता है उससे हम डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्या टीआर जो 20 है उससे ऊपर वाला मिल सकता हमें एमआर, द आंसर इज नो, नहीं मिल सकता। उसके बाद में देखिए जरा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो था ही नहीं, हम प्रीसीडिंग वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर उससे पहले टेबल में 0 यूनिट दे के रखा होता कि 0 यूनिट पे 0 प्राइस, तो मतलब 0 यूनिट पे प्राइस दे रखा होता तब मार्जिन निकाल पाते, लेकिन शेड्यूल में दिया नहीं तो वहां पे नहीं मेंशन कर सकते। अब देखिए 20 से 36 में कितने का जंप आया, 16 में, ठीक है। 18 से सॉरी 36 से 48 में कितने का जंप आया, 36 से 48, इसमें आपका जंप आया है 12 का। 48 से 56 में कितना जंप आया, 8 का। फिर 56 से 60 में कितना जंप आया, 4 का। और उसके बाद में 60 से 60 में 0 का। ठीक है, फिर 60 से 56 में -4 का और फिर -8 का। लेकिन एक चीज आप इसमें भी नोटिस करेंगे एमआर में, कि एमआर भी कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। 4 से गिरा, फिर 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 4 से गिरा, ठीक है। एक और बात, आपको मैंने बोला था कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट से पहले लॉज ऑफ रिटर्न, प्रीवियस वीडियो में बोला था कि आपको उसका भी थोड़ा रिवीजन रखना है, क्योंकि लॉज ऑफ रिटर्न का जो हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा रखा था उसका यूज कॉस्ट वाले चैप्टर में भी हुआ था। जो पहले ऐसे जाता था, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन डिमिनिशेस, एक तो होता था टिपी का, यहाँ पे ऐसे पॉइंट बनते थे, ठीक है। इसमें फिर मार्जिनल रेवेन्यू का क्या सीन बनता था कि मार्जिनल रेवेन्यू पहले बढ़ता था, फिर वो गिरता था और फिर ग्राफ के नीचे चला जाता था। और एवरेज रेवेन्यू नीचे होता था और फिर ऊपर हो जाता था, लेकिन कभी जीरो को टच नहीं करता था। तो हमने 3 स्टेजेस पढ़ रखे थे, उसमें पढ़ रखे थे। जो रेवेन्यू है आपका वो प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करता है। देखो रेवेन्यू किसका फंक्शन है, प्रोडक्ट का। जितना ज्यादा प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करोगे उतना रेवेन्यू आएगा। तो ये जो ग्राफ है उसका जस्ट रेसिप्रोकल चलता है, मतलब जैसे कि इसका कर्व ऐसे चलता था ना, ये, तो इसका कर्व कैसा है, ये ऐसा चलेगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट। ये टोटल प्रोडक्ट का था, ठीक है। सिमिलर मैनर में कहीं ना कहीं आपका रेवेन्यू का भी रेसिप्रोकेट होकर चलेगा कॉस्ट में। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं टोटल रेवेन्यू प्लॉट करना चाहूं तो टोटल रेवेन्यू को ध्यान से देखिएगा, 20 से 36, 48, फिर 56, फिर 60, 60, 56, फिर 68। तो मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं ये पहले ऐसे बढ़ा, अब बढ़ के फिर ये गिरने लगा। अच्छा, मैक्सिमम कब है, शेड्यूल में देख सकते हैं आप, यहाँ पे शेड्यूल में देख के आप ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू टोटल रेवेन्यू की कब है, आंसर इज 60। फिफ्थ और 6 पॉइंट पे ये 60 है, यानी ये वाला पॉइंट जो है ये फिफ्थ वाला पॉइंट है 60। इसके अंदर यहाँ पे कांस्टेंट हुआ और फिर ये फॉल करने लगा। जिस पॉइंट पे ये 60 है, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये 60 है मतलब अपने मैक्स पे है, तो आप देख पा रहे हैं उस पॉइंट पे जो एमआर है वो जब तक ये राइज कर रहा था, जब तक ये बढ़ रहा था, तब तक एमआर जो है वो पॉजिटिव था। लेकिन जैसे ही कांस्टेंट हो गया, 60 चेंज नहीं आया, तो एमआर जो है वो 0 का टच कर रहा है। यानी जिस पॉइंट पे ये टी हाईएस्ट होगा, इस टी वाले हाईएस्ट पॉइंट को मैं नाम दे दे रहा, मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया बी, ठीक है। ये यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ये बी एम ए है, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने इस पॉइंट को दे दिया बी, तो इसके जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे, बी के जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे यहाँ पे ग्राफ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू गिरना कम हो जाएगा, मतलब गिरते रहेगा, 0 पे टच होगा। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू किससे स्टार्ट होता है, 16 से, तो कुछ 16 से स्टार्ट होगा मार्जिनल रेवेन्यू और ऐसे नीचे चलता आएगा। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू कैसा रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे गिरती जा रही है। लेकिन बस आप रिलेशन नोट करिए, जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम था तब मार्जिनल 0 हो गया था। जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है, तो उसी पॉइंट पे मार्जिनल वाला कर्व कहां पे हो गया है, 0 को, ठीक है। क्या एवरेज कभी 0 हुआ, नहीं, एवरेज फॉल कर रहा है लेकिन 0 नहीं हुआ। तो एवरेज का जो कर्व बनेगा वो जस्ट इससे हल्का सा स्लाइटली ऊपर बनेगा, बस, ठीक है।
अब यहाँ पे जरा नाम भी दे दें इसको। तो ये हमारा TAR का कर्व है, टोटल रेवेन्यू का। ये कर्व हमारा है एवरेज रेवेन्यू का, और ये कर्व हमारा था मार्जिनल रेवेन्यू का, जो ये नीचे वाला है। ठीक, क्या आपको ये जो ग्राफ है ये समझ में आए कि पहले टोटल रेवेन्यू बढ़ता है और फिर वो गिरने लगता है? ये हमने शेड्यूल से ही देख के बनाया। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू का हमने शेड्यूल से ही फॉलो करके बनाया कि वो गिर रहा है लेकिन जीरो नहीं हुआ, और मार्जिनल रेवेन्यू का एक पॉइंट पे जीरो टच करेगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा। जब टीआर गिरता है तो एमआर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, जब तक टीआर बढ़ रहा था तो एमआर जो है वो पॉजिटिव में था, क्योंकि ग्राफ के नीचे पोर्शन नेगेटिव होता है, तो वो पॉजिटिव में ही चल रहा था। जैसे टीआर मैक्सिमम हुआ तो उसने जीरो को टच करा, एक्स एक्सिस को, और जैसे ही टीआर गिरा वैसे ही एमआर नेगेटिविटी में चला गया। सिंपल है। ठीक है, आपने ऐसा ही सेम बिल्कुल डिट्टो आपने पढ़ रखा है लॉज ऑफ रिटर्न वाले चैप्टर में। आपने वहां पढ़ रखा था टोटल प्रोडक्ट वाला। ठीक है, कि पहले टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है। जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो को टच करता है तब टोटल प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम पे होता है, और जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है वैसे टोटल प्रोडक्ट वहां पे डिमिनिश करने लगता है, उसकी पीठ झुक जाती है। ठीक है, तो सेम ही यहाँ पे है, बस वहां पे पी की जगह रिप्लेस करके आपको आर लिख देना है। ठीक है, बाकी पूरा एग्जैक्ट सेम है। अच्छा, अब जरा यहाँ पे इनको रीड करिए जरा। ठीक है, क्या अब आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, ठीक, अब जरा रीड करिए। देखिए, कह रहा है अप टू पॉइंट बी टीआर कर्व इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। डिक्रीजिंग रेट कैसे सर? अरे देखो, पहले 2036 में कितने का इंक्रीज आया? 16 का। फिर 16 का इंक्रीज नहीं आया, 12 का इंक्रीज आया, यानी बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने वाली वैल्यू कम हो गई। फिर आगे इंक्रीज हुआ लेकिन 8 से हुआ। बढ़ तो रहा है लेकिन पहले जैसे इतना जंप हुआ तो अब फिर से इतना जंप नहीं करेगा। इतने जंप हुए में फिर हल्का सा कम जंप हुआ, फिर उसके बाद में फिर और कम ग्रोथ हुई, फिर और कम ग्रोथ हुई। बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने वाला रेट भी उसका डिक्रीज कर रहा है, वो यहाँ मार्जिनल से दिख रहा था हमें। तो कह रहा है अप टू पॉइंट बी पॉइंट तक द कर्व इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है। डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है इसीलिए इसका ग्राफ कैसे बन रहा है? ऐसा बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। ठीक है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो दिस इज बिकॉज एमआर इज डिक्रीजिंग। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एमआर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि एमआर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। 16 से 12, 12 से 8, 8 से 4 एंड सो ऑन। फिर पॉइंट बी पे टीआर अपने मैक्सिमम पे है। पॉइंट बी पे जो टीआर है वो अपने मैक्सिमम हाइट को अटैच कर रहा है। ये मैक्सिमम है, जीरो से मैक्सिमम, इससे ऊपर ग्राफ गए ही नहीं। तो ये बी पॉइंट जो है यहाँ पे टीआर मैक्सिमम, और जब टीआर मैक्सिमम होगा तो एमआर कैसा होगा? जीरो। तो देखो जस्ट उसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे एमआर क्या है? जीरो को यहाँ पे टच कर रहा है। सिंपल है। कह रहा है बियॉन्ड पॉइंट बी पॉइंट के आगे इस तरफ जैसे ही ग्राफ जाता है टीआर स्टार्ट डिक्लाइनिंग, वो डिक्लाइन करने लगता है। और जब वो डिक्लाइन करता है, वो क्यों डिक्लाइन कर रहा है? क्योंकि एमआर नेगेटिव हो गया है। देखो नीचे, क्या एमआर नेगेटिव हो गया है? यानी एमआर नेगेटिव हुआ तो टीआर डिक्लाइन करेगा। एमआर जीरो है तो टीआर पॉजिटिव, मतलब एकदम हाईएस्ट पे होगा। और जब एमआर सिर्फ गिर रहा था, जीरो बियॉन्ड नहीं था, ठीक है, तब टीआर हमारा बढ़ रहा था, लेकिन बढ़ भी कैसे रेट से रहा था? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था। ठीक है, लास्ट में इन अ सिचुएशन ऑफ जीरो प्राइस AR टचेस एक्स एक्सिस। ठीक, कह रहा है कि अगर प्राइस जीरो हो जाए, अगर प्राइस जीरो हो जाए तब AR टच करता है एक्स एक्सिस को। तो देखो जरा, जब जीरो प्राइस था, जीरो कमोडिटी का, तब AR यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे, ये जैसे कि यहाँ आगे सामने स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि जीरो प्राइस पे तो आप कुछ सेल करोगे नहीं, जीरो प्राइस पे तो कुछ ऑफर होगा नहीं, है ना? तो इसीलिए, लेकिन कह रहा है कि अगर ऐसा आगे हो जाता है कि प्राइस जीरो हो जाए, तो प्राइस जीरो होगा तो AR तब क्या करेगा? टच करेगा हमारे एक्स एक्सिस को। वैसे टच नहीं करता है, लेकिन कब टच करेगा? वो तब टच करेगा जब हमारा प्राइस जीरो हो जाएगा। अकॉर्डिंगली टीआर ऑल्सो टचेस एक्स एक्सिस, और तब टीआर भी हमें क्या करेगा? एक्स एक्सिस को हमारे टच करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे सर ये आपने बताया कि ये जो है ये इम्परफेक्ट मार्केट के हैं, यानी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के जो ग्राफ हैं ये थोड़े ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं। बस आप एक बात का ध्यान रखिए, मोनोपोली में क्या होता है कि इलास्टिसिटी बहुत कम होती, बहुत ही कम होती है। ठीक है, आप सब्सटैंशियल डिग्री तक हम लोगों ने पढ़ रखा, उसमें कीवर्ड था कि वो जो है, जो भी फर्म है वो क्या है, हम एबनॉर्मल प्रॉफिट इंजॉय करती है कहीं ना कहीं, लेकिन सब्सटैंशियल डिग्री तक, ठीक है, वो फायदा उठा सकती है। तो वहां से इलास्टिसिटी हमारी बहुत कम होती है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में थोड़ी इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, थोड़ी इलास्टिसिटी होती है। तो जहां पे इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं है, वहां पे AR ऐसा और MR ऐसा बनता है। ठीक है, जहां पे इलास्टिसिटी जो है थोड़ी सी होती है, मतलब मोनोपोलिस्टिक में, वहां पे क्या होता है? वहां पे और फ्लैट हो जाता है। AR ऐसा हो जाएगा, MR ऐसा हो जाएगा। ठीक है, AR ऐसा हो जाएगा और MR ऐसा हो जाएगा। जब इलास्टिसिटी बढ़ने लगेगी तो फिर जो ग्राफ है वो और फ्लैटर होने लगेंगे। ठीक है, तो आपको दो तरह के ग्राफ पढ़ने हैं,
ठीक है, आपको बस ग्राफ देखना है कि मोनोपोली का करेक्ट ऐसा होता है और मोनोपोलिस्टिक का ऐसा थोड़ा सा फ्लैटर होता है, बनता उसमें यही शेप है। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि एमआर जो है वो पीछे रहेगा एआर के, एआर ऊपर रहेगा और एमआर थोड़ा सा नीचे रहेगा उसके। तो अब यहाँ पे इसी चीज को डिराइव करके यहाँ पे मैंने लिखा है कि मोनोपोली जो होता है वो लेस इलास्टिक होता है और जो मोनोपोलिस्टिक होता है वो मोर इलास्टिक होता है। ठीक है, और जो परफेक्ट मार्केट पढ़ी हम लोगों ने उसमें देखा कि ये क्या होता है, परफेक्ट इलास्टिक होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक, अच्छा अब देखिए आगे सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू का और कॉस्ट का क्यों पढ़ना चाहिए प्रोड्यूसर को या फिर जो भी सेलर है, ताकि वो अपना इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन कर सके। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, उसने ए प्रोडक्ट सेल करा तो इतना रेवेन्यू मिला, इतना प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे इतना, तीसरे पे इतना, चौथे पे इतना, पांचवे पे इतना। हम लोगों ने पढ़ा रखा है उसमें भी कि ए प्रोड्यूसर को किस स्टेज पे प्रोड्यूस करना चाहिए, जब टीआर मैक्सिमम होता है, ये स्टेज 2 कहलाती है, स्टेज 2 का एंडिंग पॉइंट, यहां तक प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, किसी भी एक रैशनल प्रोड्यूसर को स्टेज 2 में प्रोड्यूस करना चाहिए, तो ये स्टेज 2 ही तो है। आप देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे वो 3 स्टेजेस ड्रॉ करूं जो हम लोगों ने पढ़ा था टोटल प्रोडक्ट चैप्टर में, तो यही स्टेज 2 का ही तो एंड है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ए प्रोड्यूसर को ये टोटल रेवेन्यू कर्व इसलिए पढ़ना चाहिए कि वो पता कर सके कि उसको कौन से प्रोडक्ट तक इस प्राइस पे बेचना है, वहां पे उसको मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उसका रेवेन्यू गिरने लगेगा, तो प्रोड्यूसर अपना लॉस क्यों करे, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जितने भी बिजनेस फर्म्स उनका मोटिव क्या है, सोल उनका मोटिव एक ही है, वो है प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, वो प्रॉफिट अर्न करने आए हैं, तो इसीलिए पहला तो यही सिग्निफिकेंस है कि वो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि प्रोड्यूसर पता चल जाएगा कि हम अगर प्राइस सस्ता कर रहे हैं तो हम किस प्राइस तक कम करते करते, कंसेशन करते करते सामान बेच सकते हैं कि हमको चलो ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ठीक है, हम इक्विलिब्रियम में हो, मेरा मतलब मेरी खुद की जैसे पैसा ना जाए। मान लिया मैंने 10 रुपए का सामान बनाया और मैंने जो है उसको मैं 20 का सेल करता था, तो डिस्काउंट देते मैं 19 आया, 18 आया, 17 आया, करते करते मैं 10 तक तो आ जाऊंगा, लेकिन 10 के बियॉन्ड 9 पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, एटलीस्ट जितना मैंने एफर्ट दिया है, जितना मेरा कॉस्ट आया, कम से कम वो तो रिकवर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है बेसिक सा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जरा देखिए, अब आता है आपका यहाँ पे होमवर्क। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है कि आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन के दोनों ग्राफ स्टडी करने हैं। मैंने आपको टॉपिक समझा दिया, मैंने आपको मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, उनका इलास्टिसिटी कैसा होता है, किसका मोर है किसका लेस है, ये भी बता दिया। और मैंने आपको ग्राफ बता भी दिया है कि जो हमारा मोनोपोली होता है उसका बहुत ही ज्यादा ऐसे एकदम बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और जो मोनोपोलिस्टिक होता है उसका थोड़ा सा फ्लैटर होता है। बस आपको एक बार खुद से इसको रिव्यू करना है, और यहाँ पे एक छोटा सा शेड्यूल है जो आपको खुद से कंप्लीट करना है। आपको एवरेज रेवेन्यू दे रखा है, आपको इसकी सहायता से टोटल रेवेन्यू और फिर उसकी हेल्प से आपको मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसी के साथ में हमारा रेवेन्यू चैप्टर भी कंप्लीट होता है।